ट्रंप जब से यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो डेकेड्स ओल्ड यूएस की पॉलिसी हुआ करती थी, इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन के दौरान भी कही थी, और जब वो प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद भी कही, एंड अब जो है वो प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। पीस समिट भी बुलाई गई, लेकिन इस पीस समिट में इंटरेस्टिंग कैच ये था कि यूएस के ऑफिशियल्स थे, रशिया के ऑफिशियल्स थे, बट ज़ेलेंस्की को नहीं इनवाइट किया गया, ना ही कोई यूरोप के देशों का कोई इंपॉर्टेंट लीडर उस पीस समिट में प्रेजेंट था। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो ज़ेलेंस्की है वो एक डिक्टेटर है, विदाउट इलेक्शंस यूक्रेन को रन कर रहे हैं, एंड ये वॉर कभी शुरू नहीं होनी चाहिए थी, एंड ये जो वॉर शुरू हुआ है इसकी जिम्मेदारी भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की की वजह से जो है ये वॉर शुरू हुई है, क्योंकि यूक्रेन कभी भी रशिया को हरा नहीं सकता था और ना ही आगे हरा पाएगा। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर रिसेंटली ही यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया। अब इस रेजोल्यूशन को रशिया ने अपोज किया, इंडिया चाइना ने एब्सटेन किया। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि ये जो रेजोल्यूशन जो कि रशिया यूक्रेन वॉर पर था, इसको रशिया ने अपोज किया। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी रशिया के साथ इस रेजोल्यूशन को अपोज किया है, और इसके साथ एक दूसरा रेजोल्यूशन जो है प्रेजेंट किया गया यूएसए के द्वारा, जहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने की बात करी गई, एंड इसमें रशिया पर कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं किया गया है। तो ये सारी जो इंस्टांसेस हो रहे हैं, इसको देखते हुए सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रांस अटलांटिक अलायंस है, जो वेस्टर्न अलायंस है, क्या ट्रंप उसको तोड़ रहे हैं, और अगर उसको तोड़ रहे हैं तो उसके पीछे उनके रीजंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसको जो है आज हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो इज ट्रंप ब्रेकिंग द वेस्टर्न अलायंस? अंडर ट्रंप अमेरिकाज न्यू फ्रेंड्स रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड बेलारूस। क्योंकि जो रेजोल्यूशन को अपोज किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, उस रेजोल्यूशन को रशिया ने भी अपोज किया है एंड नॉर्थ कोरिया ने भी अपोज किया है। तो कभी आपने सोचा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और नॉर्थ कोरिया एक साथ एक रेजोल्यूशन को अपोज करेंगे? तो इस वजह से जो है ये सवाल उठ रहा है कि क्या जो ट्रंप हैं वो वेस्टर्न अलायंस को ब्रेक कर रहे हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि 2 रेजोल्यूशंस प्रेजेंट किए गए यूनाइटेड नेशंस में। एक आपका जो यूरोपियन देश है उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया, जिसमें यह बोला गया कि रशिया का जो एक्शन है, इसके एक्शंस को कंडेम किया गया, एंड साथ ही साथ यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट किया गया। इस रेजोल्यूशन को रशिया ने अपोज किया, साथ ही साथ यूएस ने भी अपोज किया, और इंडिया चाइना ने एब्सटेन किया इस रेजोल्यूशन को। दूसरा रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। उस रेजोल्यूशन में यह लिखा था कि जल्द से जल्द इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना है, लेकिन एक्सप्लिसिटली रशिया के एक्शंस पर कोई भी क्रिटिसिज्म जो है इस रेजोल्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया यूनाइटेड नेशन में, इसको कन्विंस करने के लिए कि भैया जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो ट्रंप है, इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि यूरोप के सभी देश जो है इन्होंने इस रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया है। ट्रंप को मनाने के लिए खुद इमैनुअल मैक्रोन पहुंचे, ठीक है, इनसे मुलाकात किए, लेकिन उसके बावजूद भी यूएसए ने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया। एंड 27 फरवरी को जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी ट्रंप से मिलने वाले हैं, और वो भी यही कोशिश करेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज का स्टांस है, जो यूरोप का स्टांस है, ठीक है, जो यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको ट्रंप समझे एंड वॉर खत्म करना है, लेकिन जो टर्म्स हैं उसके साथ जो है ये वॉर खत्म होनी चाहिए। अब देखिए 75 सालों से ज्यादा ये जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है, ये यूएस और यूरोप के बीच में अलायंस बनाया हुआ है। जो यूरोप की सिक्योरिटी है उसको गारंटी की जाती है इस ट्रांस अटलांटिक अलायंस के द्वारा, नेटो की बैकिंग के द्वारा। तो इसमें बदलाव आ रहा है, इसमें फ्लिप देखने को मिल रहा है कि जो ट्रंप हैं वो यूरोप की सिक्योरिटी पर ये कह रहे हैं कि जो यूरोपियन कंट्री है वो अपने डिफेंस पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती हैं, तो और जो अमेरिका है, अमेरिका के जो टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा नेटो में जा रहा है, उनका पैसा यूक्रेन वॉर में जा रहा है, इसका फायदा अमेरिका को कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा, और एटलीस्ट अपनी जीडीपी के 5% जो है वो खर्च करना होगा अपने बजट पर, अपने डिफेंस पर।
तो जब से सेकेंड वॉर खत्म हुआ है तब से ही है ये जो यूएस है उसने यूरोप की सिक्योरिटी को गारंटी किया है। लेकिन ये कन्वर्जेंस क्यों आया, ये डोनाल्ड ट्रंप में इतना फ्लिप क्यों आया, तो इसके जो है रीजन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जेंस क्या क्या है सॉरी डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या है, नॉट कन्वर्जेंस इट्स डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या देखने को मिल रहा है। पहली बात तो यह है कि जब फंडिंग की बात करते हैं या एड की बात करते हैं, ठीक है, तो 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है। ठीक है, और रशिया यूक्रेन वॉर में यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज ने भर भर के सपोर्ट किया है। लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी फंडिंग आई है, जो मेजॉरिटी अगर हम नाम आम भाषा में बात करें तो जो सबसे ज्यादा हेल्प इन टर्म्स ऑफ पैसे या इन टर्म्स ऑफ मनी किया है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है। ठीक है, अराउंड आपका 118 बिलियन डॉलर के अराउंड जो है वो मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन एड की हेल्प करी गई है यूएसए के द्वारा। और इसके कंपेयर में अगर हम यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो यूएस के मुकाबले वो हेल्प कुछ भी नहीं है। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया ये क्राइसिस कहां चल रहा है, ये क्राइसिस चल रहा है यूरोप में। ये क्राइसिस किसके बीच चल रहा है, ये क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। ठीक है, और सबसे ज्यादा हेल्प कौन दे रहा है, या सबसे ज्यादा हेल्प कौन या सबसे ज्यादा पैसे कौन खर्च कर रहा है, जो देश नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया अगर आपकी सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं तो एटलीस्ट जितना हम हेल्प कर रहे हैं एटलीस्ट उसके अराउंड तो आप भी हेल्प करें ना, लेकिन उसके अराउंड हेल्प नहीं आ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना पैसा क्यों खर्चा कर रही है। प्लस दूसरा पॉइंट यह है कि जो यूक्रेन है या जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो ये चाह रहे हैं कि जब तक प्रॉपर पीस या प्रॉपर सिक्योरिटी गारंटी नहीं की जाए ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये चलती रहे। ठीक है, जो रशिया यूक्रेन वॉर है चलती रहे। लेकिन ट्रंप का ये स्टांस है कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये 3 साल से चल रही है, ना इसमें कोई कंक्लूसिव रिजल्ट आ रहा है, ना ही यूक्रेन हार रहा है, ना ही रशिया जीत रहा है, या यूक्रेन जीत रहा है रशिया हार रहा है, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। और इस स्ट्रेच से क्या हो रहा है, ठीक है, इस स्ट्रेच से क्या हो रहा है कि भैया यूरोप में अनसर्टेनिटी फैली हुई है। ठीक है, इवन इसका इंपैक्ट आपको इकोनॉमी पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से क्राइसिस शुरू हुआ है हमने ये देखा है कि रशिया पर भर भर के सैंक्शंस लगाए गए हैं, रशियन क्रूड ऑयल पर भर भर के सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिसका इंपैक्ट क्या हुआ था कि जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं ये बहुत तेजी से शूट अप हुए थे और देशों में इकोनॉमी भी देशों में इन्फ्लेशन आया था। तो ट्रंप का स्टांस ये है कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, ठीक है, वॉर खिसता चला जा रहा है एंड कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो इससे अच्छा ये है कि जल्द से जल्द इस वॉर को खत्म किया जाए। ठीक है, जल्द से जल्द इस वॉर को खत्म किया जाए। एंड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट होते साल 2022 में तो ये वॉर कभी शुरू ही नहीं होती, क्योंकि बाइडेन यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज की सोच ये थी कि यूक्रेन रशिया वॉर में क्या किया जाएगा कि रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट किया जाएगा, रशिया पर सैंक्शन इंपोज किए जाएंगे, पुतिन को इंटरनेशनली आइसोलेट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली रशिया की इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन होती चली जाएगी, डिसरप्ट होती चली जाएगी एंड अल्टीमेटली रशिया जो है वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर आ जाएगा। पर क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। और आज की डेट में अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो 20% की जो टेरिटरी है वो रशिया होल्ड करता है। ठीक है, वो रशिया होल्ड करता है एंड ये जो यूक्रेन को सपोर्ट मिलती थी यूएसए के द्वारा, इस एड को भी रिड्यूस किया जाएगा। तो अल्टीमेटली अब जब ये रिडक्शन ये कम हो जाएगा, यूएसए की एड कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली यूक्रेन ऑटोमेटिकली और ज्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर आ जाएगा। तो इससे अच्छा यह है कि इस क्राइसिस को एंड कर दिया जाए। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर में फंडिंग का इशू आ रहा है। दूसरा फंडिंग एक इशू यह भी है कि नेटो में जो फंडिंग का शेयर है या नेटो में जो पैसा लग रहा है, इस पर भी जो उस पर भी जो ट्रंप का स्टांस है ये कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट है। देखिए थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बता देता हूं। साल 1945 में, दैट इज इन द ईयर 1945, नेटो वाज एस्टैब्लिश। नेटो का ऑब्जेक्टिव क्या था? यूरोप वाज द एपिसेंटर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूरोप 2 हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, इधर आपका सोवियत था, इधर यूएसए था, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुआ, याल्टा कॉन्फ्रेंस इन द ईयर 1945। ठीक है, याल्टा कॉन्फ्रेंस इन द ईयर 1945। याल्टा कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव था कि यूरोप का करना क्या है। तो अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनके पास, स्पेशली जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके पास लिमिटेड पैसे थे। ठीक है, लिमिटेड पैसे थे और 2 चॉइस थी इनके पास, 2 में से कोई एक चॉइस करनी थी। या तो ये पैसा अपने डिफेंस पर लगाते,
क्योंकि उस वक्त स्टालिन की जो सोवियत फोर्सेस है उसने नाजी फोर्सेस को हरा दिया था, एंड डर यह था कि कहीं जो स्टालिन है वो कहीं वेस्टर्न यूरोप पर भी अटैक ना करे, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पर भी अटैक ना करे। तो या तो ये जो कंट्रीज है अपने डिफेंस पर पैसा लगाएं, या तो ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, ठीक है, उस डिस्ट्रक्शन को रिपेयर करें, लोगों के डेवलपमेंट में पैसा लगाएं, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट किए जाए, और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे इंप्रूव किया जाए। चॉइस बड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन एक ही चुनना था क्योंकि लिमिटेड पैसे थे। तो देयर इज अ टफ चॉइस बिटवीन डिफेंस एंड डेवलपमेंट फॉर द यूरोपियन कंट्रीज। नेटो आया, नेटो ने कहा, जिसको यूएसए जो है वो लीड कर रहा था, नेटो ने कहा कि काम करिए, आप नेटो का पार्ट हो जाइए, डिफेंस पर पैसा मत बर्बाद करिए, उसके बदले आप अपने डेवलपमेंट पर पैसे लगाइए, ठीक है, एंड आप नेटो का पार्ट हो जाइए। नेटो में एक क्लॉज है आर्टिकल 5, हम ये ऐड कर देंगे। आर्टिकल 5 का मतलब ये रहेगा, आर्टिकल 5 का मतलब ये रहेगा कि कोई भी बाहरी कंट्री अगर नेटो कंट्री को अटैक करेगा तो समझा जाएगा सभी की सभी नेटो कंट्रीज पर अटैक किया गया है, एंड वो सब नेटो कंट्रीज जो हैं वो उस कंट्री के डिफेंस में आ जाएंगी। तो इस तरीके से जो नेटो है, जो यूएस है, वो यूरोप की सिक्योरिटी को गारंटी कर रहा है, ठीक है, 75 सालों से ज्यादा। लेकिन अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया नेटो में जो फंडिंग है वो सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है अमेरिका का, यूएसए का। और अमेरिका अब, और ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने आप सबको पता है कि उनका मोटो क्या है, अमेरिका फर्स्ट एंड मागा, मागा दैट मींस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो जिस भी जगह पर यूएस का पैसा जा रहा है, एग्जांपल के तौर पर यूएस एड, वो 3 कंडीशंस देख रहे हैं, ट्रंप 3 कंडीशन देख रहे हैं। क्या ये जो पैसा जा रहा है, क्या ये यूएसए की हेल्प करेगा, क्या ये यूएसए को एक सेफर कंट्री बनाएगा, क्या ये यूएसए को एक सुपर पावर बनाने में हेल्प करेगा। अगर इन 3 कंडीशंस में कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो फिर उस फंड को रोक दिया जाएगा। जैसे यूएस एड को टेम्पररी सस्पेंड किया गया, बोला यह जा रहा है कि ये शायद ये परमानेंटली भी सस्पेंड हो सकता है। तो फंडिंग के मामले में ट्रंप जो है नेटो का ये कह रहे हैं कि नेटो में सबसे ज्यादा पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है, नेटो में सबसे लार्जेस्ट जो फोर्सेज है वो हमारी हैं, ठीक है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लिमिटेड पैसा जो है अपने डिफेंस पर लगा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि सारा का सारा जो बर्डन है वो यूएस पर आ जा रहा है। तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, ट्रंप ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा का पूरा नेटो से वो बैकआउट कर जाएंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो शेयर है एटलीस्ट आप शेयर तो बढ़ाओ, ठीक है। अगर आप देखोगे नेटो में तो जितनी भी इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें आप पाओगे कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो 5% के अराउंड अपने डिफेंस पे खर्चा कर रही है। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप जो ये 2-2.5% खर्चा कर रहे हो ये नहीं चल पाएगा, एटलीस्ट आप 5% लेके जाओ, ठीक है। तो पहला सबसे बड़ा डाइवर्जेंस ये है कि ट्रंप को ये लग रहा है कि पैसा जो है यूरोप में जो भी क्राइसिस चल रहा है, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसमें यूएसए का सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। यूएस में यूरोप की जो सिक्योरिटी गारंटी है उसमें नेटो का इंपॉर्टेंट रोल है, नेटो में भी सबसे ज्यादा पैसा जो है यूएसए का जा रहा है। सो इस वजह से ट्रंप को यह लग रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इतना पैसा खर्च नहीं कर रहे, यूएस के टैक्स पेयर का पैसा ज्यादा जा रहा है। सो ये एक डाइवर्जेंस पॉइंट है, डाइवर्जेंस है फंडिंग का बिटवीन यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज या यूरोप। दूसरा पॉइंट है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब एक और जो है वो मोटो दिया जा रहा है कि लेट्स मेक यूरोप ग्रेट अगेन, मेक यूरोप ग्रेट अगेन, मेगा। अब अगर हम अमेरिका के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की या यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो ट्रंप की पॉलिसी वो क्या है, ये आपका कहीं ना कहीं एंटी इमिग्रेशन है, ठीक है, कहीं ना कहीं एंटी इमिग्रेशन है, एक टफ स्टांस रख रहे हैं ये, ठीक है, एक टफ स्टांस रख रहे हैं। जो लिबरल स्टांस है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, लिबरल स्टांस जो है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो क्लाइमेट चेंज है इस पर भी बड़ा हार्श आए हैं ट्रंप कहते हैं कि देयर इज नो क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ, इट्स नॉट अ रियलिटी। भले ही वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, हॉलीवुड जल जा रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज रियलिटी नहीं है, क्लाइमेट चेंज मिथ है अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रंप। तो एंटी इमिग्रेशन टफ स्टांस, ठीक है, बहुत ज्यादा लिबरल स्टांस नहीं है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पर एक टफ स्टांस है। तो ये जो पॉलिसीज है ये मैच नहीं कर रही है जो प्रेजेंट रेजीम है यूरोप में, चाहे हम फ्रांस की बात कर लें, चाहे हम जर्मनी की बात कर लें, चाहे हम ब्रिटेन की बात कर लें। तो ये जो स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव आया है, जहां पर इमिग्रेशन पर टफ स्टांस है,
ठीक है, जहां पर क्लाइमेट चेंज पर टफ स्टांस है, जहां पर लिबरलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, एक हार्ड एक टफ स्टांस रखा जा रहा है, तो ये सेम रेप्लिकेट नहीं हो पा रहा है यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक और इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस है कि स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव आ रहा है, स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव आ रहा है। जो यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये चाह रहा है कि जो फार राइट पार्टीज हैं वो यूरोप में आए, ठीक है, जो फार राइट पार्टीज हैं, क्योंकि जो फार राइट पार्टीज का स्टांस है वो कहीं ना कहीं सेम स्टांस है जो ट्रंप रख रहे हैं, जो इलॉन मस्क रख रहे हैं। इस वजह से आप देख रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज से कि जो इलॉन मस्क हैं वो यूरोप के इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट आ रहा है कि इलॉन मस्क इज डेंजरस फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये स्टेटमेंट आ रहा है कि जर्मनी के इलेक्शंस में इंटरफेयर किया जा रहा है इलॉन मस्क के द्वारा, ठीक है। तो ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, ये सेम मॉडल रेप्लिकेट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप या जो इनके सपोर्टर्स हैं यूरोप में, दैट इज मेक यूरोप ग्रेट अगेन, जो कि प्रेजेंट रेजिम के साथ वो जो है वो मैच नहीं हो रहा है। ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है, ये एक और इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस है। और तीसरा अगर हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा कि भैया क्लाइमेट चेंज में हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करना है, हमें फॉसिल फ्यूल्स पे अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है, ठीक है, इन सब पर भी एक अलग स्टांस रखते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि और ज्यादा ड्रिलिंग करनी है, ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, सो दैट अमेरिका जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे एंड उसकी डिपेंडेंसी कम हो। तो ये डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो ट्रंप हैं ये 75 सालों से, ये जो 75 इयर्स का ट्रांस अटलांटिक अलायंस है या जो वेस्टर्न अलायंस है, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आ रहा है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं, अब इस पे लॉजिक क्या दिया जा रहा है या रीजनिंग क्या है ट्रंप की, ये भी समझते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांस अटलांटिक अलायंस ब्रेक हो रहा है, वेस्टर्न अलायंस ब्रेक हो रहा है। हम सिंपली ये चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो। अब अगर हम इसमें खत्म करने के लिए रशिया को थोड़ा बहुत फेवर भी कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव यह है कि ये क्राइसिस खत्म हो। क्योंकि अगर हम बात करें जो यूरोपियन कंट्रीज है वो ये चाह रही हैं कि ये जो क्राइसिस है ये चलता रहे, ठीक है, ये जो क्राइसिस है ये चलता रहे, और ये जब तक चलता रहे जब तक जो जेलेंस्की के टर्म्स हैं या जो प्री 2014 जो टेरिटरीज है वो जब तक नहीं मिल जाएगी, ये नहीं होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने या जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये कहा है कि प्री 2014 का जो एरा था यूक्रेन का, यानी कि क्रीमिया भी वापस चाह रहे हैं जेलेंस्की, वो सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो जेलेंस्की का यह स्टांस है कि जब तक ये सारी टेरिटरीज वापस नहीं मिल जाएंगी तब तक ये वॉर चलता रहेगा। जिस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि ये वॉर अगर चलेगा तो अल्टीमेटली ये क्राइसिस इतना बढ़ सकता है कि देखते देखते और कंट्रीज भी ऐड हो जाएंगे, अल्टीमेटली हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब वर्ल्ड वॉर 3 के एरा में आ जाएंगे या वर्ल्ड वॉर 3 कब शुरू हो जाएगा। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इस क्राइसिस को एंड करना है, और इस क्राइसिस को एंड करने के लिए हमें जो भी पीस समिट कराने हैं हम जल्द से जल्द करेंगे। और अगर कोई भी कंट्री वो नहीं चाह रहा है कि ये पीस समिट को अटेंड किया जाए तो उस पीस समिट में उसको इन्वाइट नहीं किया जाएगा, सिंपल एज दैट। ये स्टांस ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का आया है। प्लस देखिए एक एंगल इसमें और है, रशिया, चाइना, ठीक है, वी हैव वन ब्लॉक, देन यूएसए। हिस्टोरिकली यूएसए का स्टांस क्या रहा है कि कोई भी कंट्री से अगर रिलेशंस खराब हुए हैं तो क्या कर दो, बेस्ट तरीका है सैंक्शंस इंपोज कर दो। इसी तरीके से सैंक्शंस इंपोज किया गया रशिया के द्वारा। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले भी बहुत सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये सैंक्शंस अग्रेसिव हो गए। जब सैंक्शंस इंपोज होंगे तो रशिया के पास ऑप्शन क्या बच रहा है, चाइना के पास जाने का। और जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तो एक एंगल बना हुआ है कि जो चाइना है, जो रशिया है, वो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक कॉलोनी बन गई है, कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक कॉलोनी बन गई है। किसकी? भैया चाइना की। अब चाइना, ये जो सैंक्शंस लगे हैं या जो एक बिटर रिलेशन रखा गया है, उससे क्या हुआ है कि रशिया चाइना का ब्लॉक स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, जो कि यूएसए के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं, क्योंकि यूएसए का सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो रशिया नहीं है, वो चाइना है। जैसे आज की डेट में हमारा जो कंपटीशन है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब क्रिकेट तो छोड़ दो, किसी और जगह पे भी अगर हम सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अगर बेहतर कर रहे हैं तो ये बहुत खराब बात है। पाकिस्तान डन एंड डस्टेड है, उससे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। हमारा रियल कंपटीशन चाइना से है।
इसी तरीके से यूएस का जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो रशिया से नहीं है, वो चाइना से है। तो ट्रंप की सोच, कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स उनका मानना है कि ट्रंप की सोच ये है कि रशिया के साथ अगर थोड़े से रिलेशंस ईज आउट होंगे, वो कैसे होंगे, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें थोड़ी सी जो क्योंकि जब से वॉर शुरू हुआ पूरी की पूरी वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट रही हैं, तो इस सिनेरियो को बदलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये चाह रहे हैं कि रशिया अगर रशिया को थोड़ा सा फेवर किया जाएगा, थोड़े से सैंक्शंस इंपोज, थोड़े से सैंक्शंस में रिलैक्सेशंस आएंगे, ठीक है, जो इंटरनेशनली आइसोलेट किया गया है व्लादिमीर पुतिन को, वो आइसोलेशन कम किया जाएगा, तो रिलेशंस जो है वो थोड़े से ईज आउट हो सकते हैं। एंड अल्टीमेटली ये जो एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बना हुआ है इसमें कहीं ना कहीं एक हमें ईज आउट आ सकता है। तो ये भी एक एंगल है जिस वजह से जो ट्रंप है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में व्लादिमीर पुतिन को फेवर कर रहे हैं। और बहुत से लोगों ने तो ये कह दिया है कि शायद ट्रंप ने इनडायरेक्टली डिक्लेयर भी कर दिया है विनर, ट्रंप को विनर डिक्लेयर कर दिया है रशिया यूक्रेन क्राइसिस में। तो ये पूरा सिनेरियो चल रहा है। अब आपको क्या लगता है कि यार ट्रंप वेस्टर्न लाइंस को ब्रेक करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ट्रंप का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर पहले खत्म हो, उसके बाद जो है चीजें देखी जाएंगी, एंड रशिया के साथ अगर रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी बहुत ही आसान भाषा में। तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, लाइक जरूर से करिएगा, एंड कमेंट भी जरूर से करिएगा जो सवाल मैंने आपसे पूछा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।